जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त करते होंगे। साथियों, हम लोगों ने अगले क्लास में इतिहास के सभी सिलेबस के बारे में बात किए थे जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसे कि इस समय दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया और यूपी होमगार्ड हो गए, ये सारे एग्जाम चलने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इतिहास जिन सिलेबस में होगा उन सिलेबस के लिए इतिहास के ये सारे चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोगों को कल अगले वीडियो में बताया था। और आज हम शुरू करेंगे इतिहास के स्रोत। पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इतिहास के स्रोत। क्लास है पहला और शुरू करेंगे चैप्टर इतिहास के स्रोत। कौन सा चैप्टर? इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। दोस्तों, हम आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी और कुछ नहीं पढ़ाएंगे और ना ही कुछ लिखवाएंगे, क्योंकि ज्यादा कोर्स ऐसे ऐसे इतिहास के बारे में ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कभी पूछा ही नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में आया है या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इतिहास के स्रोत के बारे में जानने से सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास क्या है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इतिहास वह विषय है जिनमें मानव की अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास के स्रोत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? इतिहास के स्रोत से मिलती है। साथियों, आप लोग अगला हेडिंग डालिए, इतिहास के स्रोत का अर्थ। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इतिहास के स्रोत का अर्थ ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, पर आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास के स्रोत का अर्थ क्या है। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनके माध्यम से हमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों को मैं अगले दिन बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये 3 कालों में बाँटा गया है। तो इतिहास के स्रोत का अर्थ वही है कि इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनके माध्यम से हमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकार अतीत को इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझते हैं और लिखते हैं, यानी कि जो इतिहासकार लिखते हैं, समझते हैं, इन्हीं तीनों कालों के आधार पर ही लिखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण। 1 नंबर हेडिंग डालिए, इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण। इतिहास इतिहास के स्रोत स्रोत का वर्गीकरण। इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण। इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण। इतिहास के स्रोत को दोस्तों, इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। क्या लिखेंगे? इतिहास इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो गया? पुरातात्विक स्रोत। 1 नंबर डालिए, उसमें लिखिए पुरातात्विक स्रोत। 1 नंबर में हो गया पुरातात्विक स्रोत। और 2 नंबर में क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत। क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत। 1 नंबर हो गया पुरातात्विक स्रोत और 2 नंबर में हो गया पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, इतिहास में यही जो इतिहास के मुख्यतः तो 3 होते हैं, पर उसमें से सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और एक होता है 3 नंबर पे जो तो है मौखिक स्रोत। ये तो ऐसे पढ़ने के लिए हो जाता है, पर इसमें से अभी तक एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा नहीं है। फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे, मौखिक मौखिक स्रोत। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में इस समय कहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, इतिहास के स्रोत के वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आद साहित्यिक स्रोत और तीसरा है मौखिक स्रोत। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या कहलाता है, उसके बाद से जानेंगे साहित्यिक स्रोत और मौखिक स्रोत। तो आप लोग हेडिंग डालिए, पुरातात्विक स्रोत। क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। हेडिंग डालिए, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या आता है देखिए। तो वे स्रोत जो खुदाई या भौतिक अवशेषों से प्राप्त होते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है? जो खुदाई से या भौतिक अवशेषों से प्राप्त होते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है? तो इनकी विशेषता ये होती है कि सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जब खुदाई होती है तो इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। अब जब जब किसी चीज के अवशेष, जहां खुदाई होगी अब उसके अवशेष प्राप्त हो जाएंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये मानना
पड़ेगा ही, क्योंकि उसके अवशेष आप लोगों को प्राप्त हो गए हैं। तो ये इसीलिए सबसे ये विश्वसनीय माने जाते हैं। और 2 नंबर पे आता है, ये पक्षपात की संभावना कम होती है। इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है। क्यों संभावना कम होती है? क्योंकि इसके प्रूफ जब मिल जाते हैं तो लोगों को ये मन में शंका नहीं होता है कि क्या ये सही है कि गलत है, इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना भी कम होती है। जैसे में आ जाते हैं अभिलेख और शिलालेख। क्या आ जाते हैं? अभिलेख और शिलालेख। पुरातात्विक में क्या आते हैं? पहला नंबर पे अभिलेख और शिलालेख। अब अभिलेख क्या है और शिलालेख क्या है? अभिलेख अभिलेख और शिलालेख, इसी को कोई अभिलेख बोलता है और कोई शिलालेख बोलता है। क्या बोलता है? शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख। अब इसमें आ जाते हैं क्या? तो इसमें आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा अशोक के शिलालेख, पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा अशोक के शिलालेख। या हो जाता है अभिलेख। अभिलेख और शिलालेख दोनों को एक ही कहते हैं, दोनों एक ही को दोनों कहते हैं। जैसे कि अब इसकी परिभाषा पूछेगा कि अभिलेख क्या है और शिलालेख क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि पत्थर, तांबा, स्तंभ, गुफाओं या दीवारों पर खुदे लेख अभिलेख कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पुराने समय में ऐसे ऐसे दीवार दीवार पे ऐसे ऐसे चित्र बनता था और उसमें ऐसे ऐसे कुछ भाषा लिखा रहता था, जिससे हम लोग समझ में नहीं आता था, पर ये जानते थे कि हाँ, ये कुछ ना कुछ शिलालेख लिखा हुआ है। तो इसे ही हम लोग अभिलेख कहते हैं, और जो पत्थर पे पाए जाते हैं स्तंभ पे, उसे शिलालेख कहते हैं। तो दोनों का बात ये कि हुआ अभिलेख या शिलालेख। तो लिखने उस समय दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और शिलालेख के समय लिखने का भाषा क्या था? एग्जाम में यही पूछता है कि अभिलेख और शिलालेख पर लिखने के समय उस समय की भाषा कौन सी थी? तो आप लोगों को पता है कि ब्राह्मणी लिपि होती है एक। क्या होती है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि और होती है खरोष्ठी। क्या होती है? खरोष्ठी। खरोष्ठी। खरोष्ठी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी। और होता है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। क्या होता है? संस्कृत, संस्कृत, पाली, पाली, प्राकृतिक। प्राकृतिक। दोस्तों ये जो भाषाएं थी प्राकृत, यही भाषाएं अभिलेख या शिलालेख पे पाए जाते थे। पर उस समय हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि कौन सी भाषा क्या है। वो तो धीरे धीरे आगे चल के विद्वानों ने बताया कि ये प्राकृतिक भाषा है, ये संस्कृत भाषा है, ये पाली भाषा है, ये और ये खोष्ट भाषा है। अब इसके उदाहरण जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख ये मेन उदाहरण है। और 2 नंबर पे आते हैं क्या? तो 2 नंबर पे आता है सिक्के। आप लोगों को पता होगा सिक्के। सिक्के आते हैं 2 नंबर पे। क्या आते हैं? सिक्के। सिक्के क्या आते हैं? सिक्के। सिक्के आप लोगों को पता होगा कि सिक्के जिस समय पुराने समय सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के बनते थे। और इस समय तो आप लोगों को देख ही रहे हैं कि कौन सा सोना चांदी का दाम इतना बढ़ गया है कि सोने चांदी के सिक्के कहाँ से होंगे। ये पुराने समय के सिक्के सोने चांदी के बनते थे और तांबे के बनते थे। उस समय यही सिक्के चलते थे। दोस्तों इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण, इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या कहलाता है? तो आप लोगों को मैं बताया था कि वे स्रोत जो खुदाई या भौतिक अवशेषों से प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और उनकी विशेष प्रमुख विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि सबसे विश्वसनीय माने जाते थे, पक्षपात की संभावना नहीं होती थी। अब पुरातात्विक स्रोत में पहले नंबर पे आता था अभिलेख और शिलालेख। अब आप लोगों को मैं बताया हूं कि अभिलेख किसे कहते हैं और शिलालेख किसे कहते हैं। दोनों एक ही को कहते हैं। पत्थर, तांबा, स्तंभ, गुफा और द्वारों पर, दीवारों पे जो चित्र बनाया जाता था और उसमें जो लेख लिखा जाता था, उसे ही अभिलेख कहते थे। उस समय की लिखने की भाषा क्या थी? तो ब्राह्मणी थी, खरोष्ठ थी, प्राकृतिक थी, पाली थी और संस्कृत थी। और उसके मुख्य प्रमुख उदाहरण क्या थे? तो अशोक के स्तंभ थे। क्या थे? अशोक के स्तंभ। आगे देखिए, और आगे है सिक्के। तो उस समय, पुराने समय में जब खुदाई होती थी, तो उस समय तांबे के और चांदी के सिक्के पाए जाते थे। तो इसमें आप लोगों को कुछ सिक्के के बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और 3 नंबर पे आता है स्मारक और स्थापत्य। तो स्मारक और स्थापत्य क्या होती है, उसके बारे में अब अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं स्मारक और स्थापत्य क्या होता है। 3 नंबर पे है जो स्मारक और स्थापत्य, उससे देखते हैं क्या कहते हैं। तो स्मारक और स्थापत्य आप लोगों को पता होगा कि जो स्मारक ये पुराने पुराने समय में महल, स्तूप होते थे, उसे ही स्मारक और स्थापत्य कहते थे। तो सबसे पहले स्मारक और स्थापत्य, गौ नंबर, गौ पे है स्मारक
स्मारक, स्मारक और क्या है स्थापत्य, और स्थापत्य, स्था स्थापत्य, ये होता है दोस्तों स्मारक और स्थापत्य। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए कि सांची स्तूप, मस्जिद हो गया, जम्मू मस्जिद हो गया, गुफा में हो गया एलोरा की गुफा, यही सब है स्मारक और स्थापत्य। और ग नंबर पे होता है, ग नंबर पे होता है, क्या होता है ग नंबर पे, तो ग नंबर पे होता है मूर्ति और औजारों का अवशेष। उस समय की खुदाई में मूर्तियां भी मिलती थी, औजार भी मिलते थे, उनके अवशेष भी मिलते थे, जिनसे ये पता चलता था कि हाँ ये पुरातात्विक स्रोत है। और उस पुरातात्विक स्रोत के लिए हम आप लोगों को बताए ही थे पहले कि सबसे पहले विश्वास ये इसलिए माना जाता था क्योंकि उस समय के अवशेष मूल्य रूप से प्राप्त होते थे। तो गण में हो गए मूर्ति, मूर्तियों 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 और मूर्तियों और औजारों का अवशेष, मूर्तियों और औजारों का अवशेष, औजारों का अवशेष, अवशेष, इन्हीं अवशेषों के मिलने की वजह से उस समय ये पुरातात्विक स्रोत विश्वसनीय माने जाते थे। अब मूर्ति और औजारों अवशेष क्या मिलते थे, तो आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के समय पुरातात्विक स्रोत में हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली थी। क्या मिली थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहर। तो इसमें आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर मिला था। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली थी। क्या मिली थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली थी। और दूसरे नंबर पे क्या मिला था? तो दूसरे नंबर पे मिला था पाषाण युग के औजारी मूर्तियां। पाषाण युग में जो औजार बने थे पत्थर के वो भी मिले थे, पत्थर के औजार मिले थे, और क्या मिली थी? मूर्तियां मिली थी पत्थर की, मूर्तियां भी पत्थर की मिली थी। यही हो जाते हैं मूर्तियां और औजारों का अवशेष। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः स्रोत क्या है, कौन सा स्रोत है? तब हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। कौन से स्रोत पर आधारित है? पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। तो यहाँ पे डाल लीजिए नोट में डाल लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कौन से स्रोत पे आधारित है? पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत पे आधारित है। किस पे? पुरातात्विक स्रोत पे। दोस्तों हम बीच बीच में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसको तो हम बताते रहेंगे, नोट के तौर पे लिखते रहेंगे। और जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो इसी चैप्टर से जितने एग्जाम में प्रश्न बने हैं और जो बनने वाले हैं सभी प्रश्नों का मैं एमसीक्यू आप लोगों को कराऊंगा, और उसका फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, A1 GKGS टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें इस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा जिससे आप लोग और अच्छे तरह से नोट्स बना सकते हैं। आप लोग जितना मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसको नोट बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप लोगों को तो 3 भागों में आप लोगों को पता है कि इतिहास का वर्गीकरण हुआ था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और मौखिक स्रोत। तो ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब हेडिंग डालिए साहित्यिक स्रोत। क्या? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो लिखित ग्रंथ जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है, जो लिखित ग्रंथ होते हैं और जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है उसे ही साहित्यिक स्रोत कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिनसे इतिहास की लिखित जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। 2 नंबर पे डालिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत तो आप लोगों को बता दिए कि लिखित ग्रंथ जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब इसमें भी दो साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब एक होता है धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत क्या होता है? तो इसमें कोई धर्म से रिलेटेड की वाला वो धार्मिक स्रोत होता है, जैसे कि हिंदू ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, ये धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। तो ये डाल दीजिए धार्मिक स्रोत। यहाँ से पेपर में एग्जाम में पूछते हैं धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत क्या है?
तो जो धर्म के बारे में स्रोत प्राप्त होता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि हो गया हिंदू ग्रंथ। अब हिंदू ग्रंथ में क्या हो गया कि हिंदू ग्रंथ, अब हिंदू ग्रंथ में यह है कि हिंदू ग्रंथ में वेद हो गए, क्या हो गए? वेद। हिंदू ग्रंथ में वेद हो गए। अब वेद आप लोगों को पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता ही है। नहीं पता तो मैं आगे सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उपनिषद हो गए, उपनिषद हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो गया, रामायण हो गया, रामायण हो गया, और क्या हो गया? महाभारत, महाभारत, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और पुराण हो गए। क्या हो गए? महाभारत, रामायण और पुराण हो गए। ये तो धार्मिक स्रोत हो गए। महाभारत हो गए, हिंदुओं का महाभारत हो गया, वेद हो गए चारों, उपनिषद हो गए। अब ऐसे ही हिंदुओं के तो ये हो गए, और ऐसे ही होते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, अब देखिए बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म से होते हैं। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है भैया, त्रिपिटक। ये ग्रंथ के बारे में ना पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। और उसके बाद से हो गया क्या? जातक हो गया, जातक, जातक, जातक। उसके बाद से जातक कथाएं हो गई, ये हो गई जातक कथाएं। यही, ये दोनों ना बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि त्रिपिटक किन का ग्रंथ है, जातक कथाएं किन के ग्रंथ हैं, ये पूछता है। तो ये बौद्ध ग्रंथ हो गए। अब ऐसे ही होता है जैन ग्रंथ। क्या होता है? जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। इनसे भी 2 ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है आगम ग्रंथ। क्या होता है? आगम, आगम ग्रंथ। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कल्प सूत्र। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। जब आप लोगों को मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना प्रीवियस का, आप लोग उसमें देखिएगा कितने प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। तो हिंदू धर्म के लिए वेद हो गए, वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है। और उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए। और वैसे ही बौद्ध ग्रंथ के लिए त्रिपिटक हो गया, जातक कथा हो गया। और जैन ग्रंथ के लिए आगम हो गया, कल्पसूत्र हो गया। अब परीक्षा में सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ये एक बार नहीं बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे 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 प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये एग्जाम में पूछता है। सबसे प्राकृतिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राकृतिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है भैया कि सबसे प्राकृतिक ग्रंथ कौन सा होता है? तो ऋग्वेद होता है। ये सबसे प्राकृतिक ग्रंथ होता है। और एक पूछता है, आप लोगों को बताया था ना कि बौद्ध ग्रंथ से एग्जाम में ग्रंथ से पूछता है। तो एक बार पूछा था कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। ये भी पूछता है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों आगे आगे आप जितने पढ़ेंगे एग्जाम में, ये सभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके आगे होता है, अभी एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक स्रोत ये हो गया, जिसमें हो गए धार्मिक स्रोत में हिंदू ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, वेदों के 4 प्रकार हो गए, 4 वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए। और एक होता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक हो गया, जातक कथा हो गए। जैन ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ में आगम हो गए, कल्पसूत्र हो गए। अब इसमें से पेपर में यही प्रश्न पूछा है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद हो गया। और एक पूछा था त्रिपिटक किस भाषा में है, किस भाषा में है? त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया है? तो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना पाली भाषा में किया गया है। अब इसमें ख है, ख डाल लीजिए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब ये तो धर्म से संबंधित था, और ये जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ये क्या है? तो देखिए इसके बारे में बताता हूँ कि ये कोई धर्म के बारे में इसमें नहीं दर्शाया गया है। ये है ये धर्म के बारे में इसलिए नहीं दर्शाया गया क्योंकि धार्मिक स्रोत तो पहले ही से है, उसमें धर्म के बारे में दर्शाया गया है। धर्म के संबंधित जितने ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो जो धर्म थे उनमें जो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनके बारे में दर्शाया गया था। और ये है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। क्या है? ख से, ख है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब इसमें क्या है कि ये धर्म के बारे में नहीं,
निरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें धर्म के बारे में नहीं बताया गया था, इसमें ये बताया गया था कि किस ग्रंथ में किसी की जीवन लीला होती है ना, जैसे जैसे कि रामायण में हो गए राम की लीला, राम जी की लीला होगी भगवान राम की, और कृष्ण में हो कृष्ण लीला में हो गया भगवान कृष्ण की लीला। वैसे ही होता है ग्रंथ में, किन जो लेखक लिखे थे वो अपने अपनी लीला लिखे थे, किसमें क्या लिखे थे, किसमें क्या लिखे थे। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे कि हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अब कौन लिखा था बताइए आप लोग। यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लीजिए ग्रंथ, ये हो गए ग्रंथ, और ये हो गए क्या, लेखक। लेखक आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा था। अब लिखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। अब दूसरा हो गया, राजतरंगड़ी। क्या हो गया, राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी आप लोगों को पता है कि इसमें कश्मीर की राजाओं का वर्णन किया गया है। राजतरंगड़ी में किनका वर्णन किया गया है, कश्मीर के राजाओं का, राजतरंगड़ी। इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कल्हड़। क्या थे, कल्हड़। इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, और राजतरंगड़ी के हैं कल्हड़। उसके बाद से हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किनकी रचना है, हर्ष चरित्र। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है, हर्षचरित्र किनकी रचना है, तो हर्षचरित्र है वाणभट्ट की। किनकी है, वाणभट्ट की। वाणभट्ट की हर्ष चरित्र किनकी रचना है, वाणभट्ट की। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछ चुका है। अर्थशास्त्र के रचने लेखक कौन है, कौटिल्य है। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़ है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, वाणभट्ट है। मेघदूत, मेघदूत को आप लोगों को पता है, बताइए। मेघदूत, मेघदूत ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये 6-7 के किताब में भी दिया था। मेघदूत किनकी रचना है, मेघदूत के हैं कालिदास। क्या है, कालिदास। मेघदूत किनकी रचना है, कालिदास की। ये एग्जाम में सबके सब एग्जाम में पूछे हैं। अब इस यहीं पे से एक प्रश्न बनता था और एग्जाम में पूछा था, एसएससी के एग्जाम में, कि चंद्रगुप्त मौर्य काल का विवरण किसमें है। तो आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त को विशेषता आप लोगों को पता ही है, तो उसके जीवन काल की लीला किसमें है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि राजतरंगड़ी में कश्मीर के राजाओं के जीवन काल का वर्णन है। उसी तरह एक इंडिका ग्रंथ था, इंडिका। कौन सा, इंडिका इंडिका ग्रंथ था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल का विवरण है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य काल का विवरण है। तो इसमें लिखिए, एग्जाम में ऐसे पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य काल का विवरण किस ग्रंथ में है, तो इसमें लिखिए कि इंडिका ग्रंथ में, इंडिका ग्रंथ में चंद्रगुप्त 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 मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य काल का विवरण है। क्या है, विवरण है। चंद्रगुप्त मौर्य काल का विवरण है। और आगे क्या है, तो ये तो दो हो गए, साहित्यिक हो गया और एक हो गया पुरातात्विक हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक बचता है लास्ट वाला, मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं कि उससे एग्जाम में तो कोई प्रश्न पूछा नहीं है अभी तक, फिर भी पढ़ा देता हूं ऐसे, क्योंकि एग्जाम में कब प्रश्न कहाँ से बन जाए। इसमें छोड़ रहे हैं लड़के कि इसमें से पेपर नहीं आएगा, इसमें से पेपर नहीं पूछेगा, पर उसी में से पेपर में पूछ दे रहा है। तो इसलिए इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ, क्या पता इसी में से कोई एक प्रश्न मिल जाए आप लोगों को। तो डालिए हेडिंग मौखिक स्रोत। अब मौखिक स्रोत क्या होता है, तो मौखिक माने मुंह से, स्रोत माने सुनना। सीधा सीधी बात है कि मौखिक स्रोत क्या होता है, तो बताइए मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत क्या है, मौखिक स्रोत क्या है, मौखिक स्रोत क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कथाएं मौखिक स्रोत कहलाती हैं। मौखिक स्रोत माने, मौखिक माने मुंह से, स्रोत माने सुनना। जो मुंह से सुनते हैं वही मौखिक कहानी है। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो सोते थे तो दादी नानी कहानी सुनाती थी, वही है मौखिक स्रोत। जैसे कि हो गए लोकगीत, हो गए लोक कथाएं, हो गए जनश्रुतियां, हो गए मुहावरे, हो गए, वो क्या है, मौखिक स्रोत है। अब इनका महत्व क्या था, तो इनका ये महत्व था कि जन जीवन की झलक दिखलाती थी। जैसे कि झांकी थी, किसी के जीवन के बारे में दिखलाते थे। कोई गाना हो गया, अब पहले तो बिरहा चलता था, अब तो बहुत कम लोग सुनते हैं। तो बिरहा में वैसे कोई कांड हो जाता था तो उसके बारे में गाकर लोग सुनाते थे, तो वही है, जन जीवन की झलक दिखाते थे, सामाजिक परंपराओं में रह के।
ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से बस यही पूछेगा कि मौखिक स्रोत क्या है। तो मौखिक स्रोत तो वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कथाएं मौखिक स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण में पूछ लेगा तो उदाहरण में आप लोग बता दीजिएगा। उदाहरण में उदाहरण पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। उदाहरण में क्या है, लोक कथाएं हैं। क्या है, लोक कथाएं, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक कथाएं, लोकगीत, यही है। अब इसमें आप लोगों को मैं ये तो इतिहास के स्रोत पढ़ा दिया हूँ पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और फ्री में पीडीएफ लेने के लिए, इस क्लास का फ्री में पीडीएफ लेने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ। A1 जीके जीएस टेलीग्राम चैनल का, उसमें जाइए, आप लोग ज्वाइन होइए और इसका सभी क्लास का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सभी का पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक जो है इतिहास का स्रोत, ये क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले दिन इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे जितने एग्जाम में प्रश्न बने हैं और जितने प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे सभी को एमसीक्यू के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ, 2-3 प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनसे। अगले कल हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। तो इतिहास के स्रोत के चैप्टर के बारे में आज पढ़ ही लिए हैं, तो इतिहास के स्रोत के चैप्टर के कल एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 15-20 इसके मेन एमसीक्यू कर लेंगे और प्रीवियस जो पिछले साल पूछे गए हैं एग्जाम में, किस एग्जाम में कितने कौन कौन सा प्रश्न कैसे बने हैं और आए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में हम लोग जाने थे इतिहास क्या है। इतिहास वह विषय है जिनसे मानव के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण क्या था, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो इतिहास का जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, फिर भूल ना जाए। तो इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। कौन कौन सा था, पुरातात्विक, पुरातात्विक था, पुरातात्विक स्रोत था। और क्या था, एक साहित्यिक स्रोत। क्या था, साहित्यिक स्रोत था। क्या था, साहित्यिक स्रोत पे था। एक पुरातात्विक था और साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत। और 3 नंबर पे क्या था, तो 3 नंबर पे जो अभी अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को, मौखिक स्रोत। क्या है, मौखिक स्रोत। हम लोगों ने इनके बारे में विशेष करके पढ़ा विस्तार से कि कौन सा किसमें से कितना प्रश्न बनेगा और कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोगों को पता है कि पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी खुदाई या भौतिक अवशेष से प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में सबसे क्या है, पहले तो सबसे मुख्य विशेषता ये था कि विश्वसनीय माने जाते थे, क्योंकि उनका अवशेष मिल जाता था, इसलिए विश्वसनीय माने जाते थे। और दूसरा नंबर पे क्या था, इसमें इसी में था अभिलेख था, शिलालेख था। अभिलेख था और शिलालेख था। अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि पत्थर, तांबे, स्तंभ, गुफा या दीवारों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आजकल कहीं भी देखते हैं कि रोड बन जाता है तो वहां पे इसे बड़ा सा शिलालेख बनवाएंगे और उसमें लिख देंगे कि इनके द्वारा ये रोड यहाँ से यहाँ तक इस तारीख को बना है। तो पहले के समय ऐसे ही जो था वो अभिलेख या शिलालेख बोला जाता था। अब पेपर में आप लोगों को मैं बताया हूँ पहले कि यहीं से प्रश्न पूछता है कि अभिलेख और शिलालेख किन भाषाओं में अक्सर रहते थे, मैंने ज्यादातर वही भाषाओं में पाए जाते थे। तो कौन सी थी, ब्राह्मणी थी, खरोष्ट थी, संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृतिक थी, इसी भाषा में पाए जाते थे शिलालेख और अभिलेख। और इसके मुख्य उदाहरण क्या थे, अशोक के शिलालेख। क्या थे, अशोक के शिलालेख। और आगे क्या था, सिक्के थे। सिक्के थे उस समय खुदाई के समय चांदी के और तांबे के सिक्के पाए जाते थे। और था क्या, स्मारक और स्थापत्य। स्मारक में वही हो गया, सांची का स्तूप हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। और गुफा में क्या था, एलोरा की गुफा थी। और ग नंबर पर क्या थी, मूर्तियां, औजार और अवशेष। मूर्तियां, औजार, अवशेष क्या था, तो उस समय जब पुरातात्विक स्रोत के समय जब हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिला था। क्या मिला था, मोहर मिला था। पाषाण युग में औजार मिले थे, पत्थर के औजार मिले थे, पत्थर की मूर्तियां मिली थी। अब यहीं से प्रश्न बना था कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस स्रोतों पर आधारित है। तो आप लोगों को मैं लिखवाया हूं नोट डाल के कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। और 2 नंबर उसके आगे क्या था, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, तो लिखित ग्रंथ जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और उसमें 2 थे ग्रंथ। कौन सा था, एक धार्मिक था। क्या था, एक धार्मिक था, एक धार्मिक ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ। और एक क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ।
एक धार्मिक साहित्य था और एक धर्म साहित्य था। क्या था? धर्म साहित्य, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब धार्मिक में क्या आता है और धर्मनिरपेक्ष में क्या आता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो धर्म में, धार्मिक साहित्य में हिंदू धर्म थे, हिंदू हिंदू धर्म में वेद था, वेद में चारों वेद थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद थे और अथर्ववेद थे, और उपनिषद थे, रामायण था, महाभारत था। और वैसे ही बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ था, और बौद्ध ग्रंथ में क्या था? त्रिपिटक था, जातक कथा था, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। और जैन धर्म थे, जैन धर्म में भी दो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, आगम ग्रंथ और कल्पसूत्र। इन्हीं, यही प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इतना ही ग्रंथ इसमें आया है, पूछे हैं, लिखे हैं कि आप लोग बस इतना याद कर लेंगे तो इसके अंदर से इतने, इसमें से बहुत से ज्यादा इतिहास स्रोत चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, इसीलिए मैं इतना लिखवाया हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं नोट में लिखवाया था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद था। क्या था? सबसे 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 प्राचीन प्राचीन ग्रंथ ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद था। और एक और लिखवाया था आप लोगों को, याद है? नहीं याद है तो चलिए हम बता देता हूं। एक और था कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मैं बताया था कि त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब यहीं पे लिख लीजिए कुछ ऐसे दो नोट्स में जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं भी उसको बता देता हूँ कि सिक्कों के बारे में आया था ना यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि सिक्कों का साक्ष्य इसमें मिला था, तो इसमें ये जानना जरूरी होता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। पेपर में पूछ दिया था एक बार कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। लिखिए, नोट में लिखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। नोट में लिखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पेपर में पूछता है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिजोमैटिक्स। ये इतना उल्टा नाम रहता है ना दोस्तों, याद भी नहीं होता है, और जब एग्जाम में जाएंगे तो ये भी भूल जाएंगे कि क्या था, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए आप लोग नाम लिखिए, न्यूमिजमैटिक। न्यूमिजमैटिक, न्यूमिजमैटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमिजमैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन के कहते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर में डाल लीजिए, 2 नंबर में, 1 नंबर में ये था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिजमैटिक्स कहते हैं, और 2 नंबर पे था अभिलेख। आप लोगों को पता था कि अभिलेख और शिलालेख। तो लिखिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिजमैटिक। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, न्यूमिजमैटिक्स। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी, ये एग्जाम में बार बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगले दिन हम लोग मिलेंगे इसके सभी एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।